हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर हमारे पास है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका कुछ हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा था, जीरो ऑर्डर के बारे में सीखा हुआ था। तो अगर आप जीरो ऑर्डर को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है या वीडियो मेरा डिवोटेड है फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के। तो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझो। क्योंकि इस पे क्या ना न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो इसमें क्या ना कि डेरिवेशन हमारे बोर्ड में कम आता है, लेकिन थोड़ा डेरिवेशन को जान लेने से क्या ना कि हमें समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो कैसे इसको यूज करोगे। तो सपोज हमारे पास फॉर ए जनरल इक्वेशन जैसे पिछली बार किए थे, तो वैसे ही आप इसको यूज करिए। A2 प्रोडक्ट, ओके, मान लेते हैं कोई रिएक्शन क्या ना A2 प्रोडक्ट जाता है, तो इसमें कुछ हम इनिशियल लिमिट यूज कर लेते हैं। एट t इक्वल टू 0 मान लो, सपोज एट t इक्वल टू 0। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A0 से, जैसे कि उन्होंने किया था जीरो ऑर्डर में। एट टाइम t इक्वल टू t पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोला जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और इसी में हम आगे चल करके इसको बोलेंगे और कर लो यहाँ पर, या A0 माइनस एक्स, ये A क्या है, या A0 माइनस एक्स, दिस इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, न्यूमेरिकल में क्या ना इनका डेटा का बड़ा यूज होता है। ओके, तो देखो इसको कैसे समझना है, कैसे ड्राइव करना है। तो ये बेसिक अजम्पशंस है जो कि हमें आगे इंटीग्रेट में इसका यूज किया जाएगा, इंटीग्रेशन में। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सपोज क्या ना इस इक्वेशन को अभी 1 मान लेते हैं। तो हमें इसका रेट लिखना है। क्या लिखना है, इसका रेट लिखना है। तो रेट क्या होगा, के ए की पावर 1 होगा। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का पावर होगा ये क्या शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। यदि 0 होगा तो जीरो ऑर्डर, यदि 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। तो स्पेशली क्या ना कि हम रेट को ऐसे लिखेंगे ऑर्डर के संदर्भ में। क्लियर हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर, अब मुझे इसका लिखना है इंस्टेंटेनियस लिखना है। इसको क्या ना इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो। अब मुझे इसी का क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या ना कि हम डी का टर्म यूज करेंगे। इसको क्या लिखोगे, रिएक्टेंट को लिखते हैं माइनस का dA/dt। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, माइनस का dA/dt लिखोगे। ओके, अब क्या ना कि ये देखो आप इक्वेशन, इसको थर्ड एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो ये भी देखो रेट है और ये भी आपका रेट है। तो इन दोनों को क्या करो ना, आपस में इक्वेट कर दो। ओके, इन दोनों को आपस में क्या करो, इक्वल कर दो। तो बेटा क्या हो जाएगा, रेट और ये आपके पास इंस्टेंटेनियस, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। तो कुछ ऐसे इसको लिखो, माइनस का dA/dt विद साइन नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, के ए की पावर 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको अच्छे से यूज करो। माइनस dA/dt हो गया। तो dA को कहाँ, यानी देखो dA का फैमिली A है, तो मेरे को क्या ना एक तरफ करना है इसको, यानी बिरादरी को बिरादरी के साथ कंपेयर करो, मतलब dA को A के साथ करो कंपेयर। तो हम इसको देखो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आ जाओ ऐसे कुछ। तो माइनस का dA, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक उधर भेजो, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और एक की dt। इतना समझ में आया सभी को। तो मैंने इसमें क्या किया, बस a को क्या ना dA के साथ कंपेयर किया, मतलब a को मैंने dA के साथ भेज दिया, और k के साथ क्या आ गया, dt आ गया, k के साथ क्या आ गया, dt आ गया। अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास d के टर्म में दिखने लगा। तो देखो d को गायब करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आता है, इंटीग्रेशन आता है। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी मेरे को d को क्या करना है, हटाना है समझो। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो, इंटीग्रेट या इंटीग्रेटेड बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट। ओके, अब देखो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस का
डी ए और ये ए और ये बेटा हो जाएगा के डी टी, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। अब देखो क्या ना, इसमें हमें लिमिट को यूज करना है, तो कैसे लिमिट यूज करोगे? यदि टाइम जीरो है, समझो देखो मेरे पास ये है, टाइम जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था इसका? ए नॉट था, इसको आप ए नॉट लिख सकते हो, ये जीरो पे है। जब टाइम हमारा टी है समझो, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हमारे पास? ए होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए होगा। तो कुछ आप ऐसे इसको देखो एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, dx बाई एक्स। यदि सपोज आपके पास dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वैल्यू क्या है ना, हमारी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ln x आएगा। वहां पर आप लॉग यूज करते हो, क्या यूज करते हो? लॉग यूज करते हो। तभी हम आप स्पेशली फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम क्या यूज करेंगे? ln यूज करेंगे। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम होता है, जिसका बेस क्या होता है? e होता है। जिसका बेस क्या होता है बेटा? e होता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को? ओके, अब देखो मैं इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा? माइनस का ln a, माइनस का ln a और ये इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट। अब देखो मैं इसमें क्या ना, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को। ब्रैकेट क्या शो करता है? कॉन्सेंट्रेशन को। तो मैं इसमें ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि ए नॉट क्या शो करेगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए क्या शो करेगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा, ताकि ओवर राइटिंग ज़्यादा ना हो। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, और ये ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? के टी। ओके, तो इसमें क्या ना कि जो ये ऊपर वाला होता है इसको अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। तो हम वैल्यू में क्या ना कि पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के साथ फिर लोअर वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो dt का इंटीग्रेशन t आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा। तो t में से 0 पुट करोगे तो सिंपली t ही बचेगा। ओके, तो देखो ये मैथमेटिक्स है, तो dt या फिर dx का इंटीग्रेशन x आता है, dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा। डन। अब आगे देखो इसको, इसमें मुझे क्या ना ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो पहले थोड़ा इसको और अच्छे से इवेलुएट कर लेते हैं। तो बेटा इसको लिख सकते हो, माइनस को क्यों उधर भेज दो, तो ln a माइनस का ln a नॉट लिख सकते हैं, और इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो बेटा ये कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस का के टी। इसको क्या ना बॉक्स बना दीजिए। इस पर क्या ना कि आपका ग्राफ पूछता है, इसको जो है आप इसको बॉक्स बना दीजिए। सपोज इसको इक्वेशन क्या ना, देखो थर्ड यहाँ तक गया है, इसको क्या दे दो? फोर्थ दे दीजिए। इससे देखो तुम्हारे सीबीएसई में क्या ना एक कर्व पूछा गया, ग्राफ पूछा गया था एक बार बहुत पहले, इस पर देखो तो कैसे समझोगे। तो देखो इसलिए क्या ना हमें डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेरिवेशन को जानने से क्या है ना कि हम चीज़ों को बहुत डीप से डीप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या है ना कि डेरिवेशन इसमें अब कम पूछता है, लेकिन डेरिवेशन को जानने से हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो इसको क्या ना थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर लो, थोड़ा और अच्छे से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो बेटा ln a नॉट को उधर भेज दीजिए, तो ये ln a हो जाएगा, और ये माइनस का के टी प्लस का ln a नॉट हो जाएगा। सही है ना यहाँ तक? अब देखो इसको कंपेयर करोगे तो बेटा ये y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? mx, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का c हो जाएगा। तो देखो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा इक्वेशन है, और इसका जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है, ये लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c का कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें देखो c क्या ना पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यानी प्लस के साथ है, तो कर्व इसका देखो कुछ ऐसे बन सकता है। इसका कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, आ जाओ इधर सभी लोग। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ln a कहां पर आएगा? y एक्सेस पर आएगा। ln a कहां पर आएगा? y एक्सेस पर आएगा। और c देखो क्या ना पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर m क्या है ना माइनस k है। m क्या शो कर रहा है? माइनस k, मतलब स्लोप क्या है ना नेगेटिव है। यदि स्लोप नेगेटिव होगा तो ये क्या शो करेगा? डाउन साइड शो करेगा। क्या शो करेगा? डाउन साइड। किसके बीच में है? t के वर्सेस। तो ln k वर्सेस t का ग्राफ देखो कुछ ऐसे आएगा, यानी ln a वर्सेस t के बीच में ग्राफ कैसे आएगा? कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें स्लोप क्या लिख सकते हो? हियर स्लोप इज माइनस का k, तो दिस इज द ग्राफ ln a वर्सेस टाइम t। ओके, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या ना इसको a की जगह पे r दे देगा, a की जगह पे क्या दे देगा? r दे देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, r मतलब क्या ना रिएक्टेंट को लेकर के है, और यहाँ पर क्या ना मैंने ln a से यूज किया है, तो ln a या फिर ln r दोनों चीजें एक ही हैं। ओके,
इसको नोट कर लिया यहां तक बेटा फिलो। ओके, तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया है। तो फिर से देखो क्या ना कि अब मुझे इसको और अच्छे से डिराइव करना है, मतलब जो मेरा मेन इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये जो आपका इंटीग्रेटेड दिख रहा है, इसको आप फिर से पिक करो। आप इसको फिर से उठाइए। तो मैंने देखो इसको उठाया, समझो ये कुछ ऐसे देखो, ठीक है ना। और देखो इसको माइनस का ln a है, फिर से मैं इसको नोट कर लेता हूं ln a, और ये बेटा a नॉट, और ये a इक्वल टू क्या है, kt है। इसको सॉल्व करते देखो, तो ये क्या लिख सकते हो, ln a माइनस का ln a नॉट विथ साइन निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, kt। यहां तक ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्या ना, एक लॉग की प्रॉपर्टी आती है। लॉग की बेटा प्रॉपर्टी आप कुछ अलग से नोट कर लीजिए, और देखो मैं इसमें अलग से मेंशन कर देता हूं। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आप अलग से नोट कर लीजिए। सपोज क्या ना कि लॉग ए बी लिखा गया है, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास, मान लो सपोज हमारे पास लॉग क्या ना दिया गया, डिवाइड में दिया गया है, लॉग ए बाई बी दिया गया है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हो, ठीक। लॉग की देखो थर्ड प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। सपोज हमारे पास लॉग m की पावर n दिया गया है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, n लॉग m लिखा जा सकता है, ठीक। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आप उसको नोट कर लीजिए अलग से। लॉग बेटा 10 की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है। फिफ्थ में आ जाओ, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 है। सिक्स प्रॉपर्टी में आ जाइए, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 है। सातवां आ जाओ, लॉग 5, ये बेटा होता है 0.699 होता है, ओके। तो ये सारी वैल्यू क्या है कि आपको इतने से काम चल जाएगा। एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा ये सारी लॉ की प्रॉपर्टी से, और केमिकल काइनेटिक्स में भी इससे काम चल जाएगा, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखो मैं इसको पिक कर लेता हूं वहां से। तो माइनस का ln a माइनस ln a नॉट, और ये बेटा kt दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या ना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या ना, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस का ln a, और ये हो जाएगा बेटा a नॉट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये kt हो जाएगा। अब देखो इस माइनस को क्या ना, मेरे को अंदर भेजो। जब इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, a डिवाइड बाई a नॉट, और ये पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। ln a डिवाइड बाई a नॉट -1 हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला बेटा ये भी कुछ होता है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। यदि सपोज a की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/a लिख सकते हो, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या ना, ln a डिवाइड बाई a नॉट है, और इसको जो है आप kt यहाँ भी लिखे रहो। इसको देखो कैसे और अच्छे से यूज करोगे, तो ये ln हो जाएगा, और ये a नॉट ऊपर हो जाएगा, ये a आ जाएगा, और ये kt हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आया। देखो स्पेशली क्या ना कि मैंने a की पावर -1 है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/a लिखा। तो सपोज इसको क्या ना a एज्यूम कर लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, a नॉट बाई a हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो क्या। अब देखो इसको क्या ना थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करो। तो देखो ये आपका मेन इक्वेशन आ गया समझो, ठीक है, कुछ ऐसे आ गया। इसको ऐसे बॉक्स बना दीजिए। अब देखो मैं यहां से क्या ना k निकाल सकता हूँ बेटा। जब k निकालोगे तो 1/t, k जब निकालोगे तो 1/t ln a नॉट बाई a, ये देखो कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये ln के टर्म में एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आता है। लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो ln के टर्म में नहीं देता है, हमारा न्यूमेरिकल देता है बेस 10 के टर्म में, यानी लॉग के टर्म में देता है। तो अब मुझे कहना, देखो ln से जाना है लॉग जाना है बेटा, ln से कहाँ जाना है, लॉग जाना है। तो जब ln से मेरे को लॉग जाना होगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट आता है मैथमेटिक्स का, ln से लॉग जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाइड करते हैं। क्या करते हैं,
2.303 और इस केस में इसका बेस कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा बेटा, तो इसका बेस log 10 हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को। यानी ln से log जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ln से log जाने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाइड किया जाएगा। अब देखो ln से क्या ना मेरे को log जाना है, तो क्या करोगे एक्सप्रेशन में, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, बेटा ये आ जाएगा 2.303 और ये डिवाइड बाई टी log a नॉट डिवाइड बाई a। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडेड बोर्ड एग्जामिनेशन। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। मैक्सिमम आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी फॉर्मूले से आते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। यानी इस चैप्टर का समझ सकते हैं कि हर बार क्या ना कि एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट क्या ना कि फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या ना कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है थोड़ा बहुत तो इसका फील होना चाहिए। डेरिवेशन के फील होने से क्या ना इस फॉर्मूले को याद करना ईजी हो जाता है, और इसमें जो बीच वाले क्वेश्चन होते हैं, डीपेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ये भी आप निकाल सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब देखो किसी किसी किताबों में क्या होता है ना कि इसको ए नॉट को, या मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, किसी किसी बुक्स में भी देता है, यानी k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग, इसको ए नॉट और बेटा इसको दे सकता है ए नॉट माइनस एक्स। तो ये आपका एक्सप्रेशन वही है जो ऊपर लिखा गया है। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें ए नॉट क्या कहलाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए जो होता है इसमें रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको अच्छे से एम्फसाइज कर लीजिए, थोड़ा इसको फोर्सफुली आप अच्छे से लिख लीजिए। ए नॉट क्या कहलाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए बेटा क्या कहलाता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फिर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम कराता हूं, अभी आप इतना नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने किया है जीरो ऑर्डर के लिए किया है, ठीक वैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हाफ लाइफ से भी क्या ना कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ठीक ठाक पूछ लेता है। देखो इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का, यानी जो टाइम टी होता है ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो इसका सिंबल आप टी 1/2 लिखोगे। क्या लिखोगे, टी 1/2, और जो आपका ए कॉन्सेंट्रेशन है ए, और ये हो जाएगा अपनी बची हुई मात्रा का आधा हो जाएगा। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना, उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाफ लाइफ कहते हैं। यानी टाइम क्या हो जाएगा, आधा। तो तुम्हारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना ही कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। अब जरा देखो ये सारी जो वैल्यूज हैं आप इस इक्वेशन में, जो बॉस इक्वेशन है इसमें आप इसको पुट कर सकते हो। सपोज इसको इक्वेशन क्या ना, जो भी आपका नंबरिंग आएगा इसको आप सपोज कुछ भी पुट कर लीजिए। सपोज 5th पुट कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले 1 2 3 4 चला आ रहा है। तो इस 5th वाले में क्या ना ये सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। अब जरा देखो इसमें क्या मिलेगा, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट को ए नॉट ही रहने दो, ठीक है। तो ये ए नॉट हो जाएगा, और ये ए की जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो ए नॉट बाई 2, और ये इसको काट दोगे। अब ये जब काट दोगे तो 2 ऊपर पलटी मारेगा तो log 2 हो जाएगा। तो देखो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा। तो k इज इक्वल टू 2.303, और इस टी को क्या ना टी हाफ लिखोगे, क्योंकि अब टाइम क्या हो गया, आधा मिनट हो गया, या 50% ऐसे कह सकते हैं। बेटा ये हो जाएगा log 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होता है, अभी लिखवा चुके हैं। तो ये वैल्यू जो है 2.303 0.3010, और ये नीचे तुम्हारे पास क्या है, टी हाफ है। अब क्या ना टी हाफ को आप इधर ले आओ, के को नीचे ले जाओ, तो ये टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आता है, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन आता है 0.693 डिवाइड बाई के क्या है बेटा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ओके, तो देखो यहाँ से कुछ कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो देखो मेन क्या ना कि आपको ये फॉर्मूले को अच्छे से मेंशन कर लेना है, आप इसको अच्छे से बॉक्स बना दीजिए। सेकंड फॉर्मूला क्या है इसमें आपका, जो टी हाफ है समझो। ओके, जो इसमें टी हाफ है, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अंडरस्टैंड हो क्या? अब देखो क्या ना कि आप इसको यहां से भी चेक कर सकते हो बेटा, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। जो के बचता है वो सिंपली देखो टी है, यानी जब इसका नोटिस करोगे, या इसको देखो यहाँ पर के जो है टी हाफ के इनवर्सली है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट निकाले थे वो सेकंड इनवर्स आता था। आप यहां से भी चीजें चेक कर सकते हो, यूनिट ऑफ के, ये आप जो अलग से फॉर्मूले से याद किए थे, आप इस एक्सप्रेशन से भी क्या ना इसका यूनिट निकाल सकते हो। तो के का यूनिट क्या आ जाएगा, देखो सेकंड इनवर्स, क्या आ जाएगा बेटा इसमें, सेकंड इनवर्स आता था। ओके, तो एक क्वेश्चन आपने यहां से पिक कर लिया। तो वो सेकंड क्वेश्चन क्या ना कि आपका जो टी हाफ है ये 0.693 है, मतलब इसमें क्या दिखता है, कोई कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता है। तो आप इसमें लिख सकते हो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of the reactant ये पॉइंट क्या ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या ना ये आपसे चीजें ऐसे पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग में क्या ना कि क्या क्या ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो जिसमें ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। जब आपने जीरो ऑर्डर का निकाला था बेटा, जरा इस पर कंपेयर कर लेते हैं। तो जो आपने जीरो ऑर्डर का निकाला था टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर, ये आया था A0/2K आया था, कुछ रिलेशन ये ऐसे आया था। पिछले स्लाइड में आप या पिछले वीडियो में हमारे में आप देख सकते हैं, जो हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर के लिए है ये किसके लिए आता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है, while first order is independent of initial concentration of the reactant. So this point is very very important. Okay, यानी जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है, while फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है। ओके ओके, तो बेटा देखो इसमें क्या ना कि जितने भी आपने एक्सप्रेशन को पढ़ लिया है उसका क्या ना कि एक हम लोग कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, समरी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ना कि आप जीरो ऑर्डर के बारे में देखो क्या क्या पढ़ा है उसको जरा नोटिस कर लेते हैं, फिर इसमें हम लोग क्या है ना कि न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या ना कि पहले जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन नोटिस कर लीजिए, और इधर क्या ना कि आप फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका समझो एक वन शॉट रिवीजन हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इससे हमें इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो आखिरी में क्या ना कि आपको रिवीजन के तौर पे आप इसी फ्लो चार्ट को याद करके बस चले जाना, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। अब देखो जरा इसमें क्या क्या आपने सीखा। तो देखो जीरो ऑर्डर जो होता है एक्सप्रेशन में, तो जो इसमें रेट आता है बेटा, रेट यानी के ए की पावर क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि इसका पावर क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर। इसमें क्या लिख सकते हो, रेट। बेटा इसमें रेट को लिखा जा सकता है के ए की पावर 1 लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या ना ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, दोनों को क्या ना कि अगर अच्छे से कंपेयर करना सीख गए तो बोर्ड में क्या ना कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन डील करना सीख जाओगे। ठीक है, डेरिवेशन आपने क्लियर कर लिया अच्छे से, डेरिवेशन को क्लियर करने के बाद से ये कंपेयर करना सीख जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। अब देखो इसमें क्या ना बेटा इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। हम इसमें ये कह सकते हैं कि ए की पावर 0 है, तो बेटा देखो इसमें क्या ना ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हो, रेट वर्सेस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या ना ये कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब देखो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो देखो इसमें ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट करना है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है ना कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें क्या ना देखो ये ए की पावर 0 है बेटा, ए की पावर क्या है, 0 है।
तो ए की पावर 0 में क्या होगा, स्पेशली इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इसका कर्व कैसे बनेगा, कुछ ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि ए की पावर 0 है, ए की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। यानी आप स्पेशली अगर ये 0 इधर आप एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाओगे तो क्या है ना कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबको, इसलिए कर्व इसका कुछ ऐसे आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो इसमें क्या है ना कि रेट वर्सेस, इसमें जरा ग्राफ प्लॉट कर लो बेटा, रेट हो गया इधर और ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या ना कि देखो ए की पावर 1 है, ये कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू mx है, c नहीं है इस बार। अगर c नहीं होता है तो ग्राफ कैसे पास करेगा, ओरिजिन से। कैसे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अंडरस्टैंड हो क्या। तो देखो दो आपने इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे निकाला है, ठीक है। देखो ये पहला पॉइंट हो गया, इसके बाद सेकंड पॉइंट, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट। तो आप इसमें क्या है ना कि k का एक्सप्रेशन निकाला है बेटा, इसमें k का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आया था, ए नॉट माइनस ए और ये डिवाइड में बेटा t आया था। क्लियर हो गया, यानी k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। और देखो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया था तो इसका कुछ इक्वेशन ऐसे है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो ताकि मेरे को ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाए। तो ये के टी और ये क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए। देखो मेरे को क्या ना कि ए को फ्री करना है, तो जब ए को फ्री करोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आएगा, माइनस को इधर भेज दो तो बेटा ये माइनस का के टी प्लस का ए नॉट, ये एक्सप्रेशन देखो कुछ ऐसे आया था। तो इससे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये जो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा ए वर्सेस टाइम टी। तो इसका देखो ग्राफ कुछ ऐसे आता है और ये y को क्या ना यानी x एक्सिस को टच कर जाएगा, ये x को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। यानी जीरो ऑर्डर जो होता है ये रिएक्शन क्या ना कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 100 टाइम, अगर मतलब यूज करोगे या 100% पर। तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसका ग्राफ a वर्सेस टाइम t, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम t का जो कर्व आएगा ये x को टच कर जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसमें जरा चेक करो, तो इसमें आपने एक्सप्रेशन कुछ ऐसे निकाला था, इसमें k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए, ये आपने एक्सप्रेशन निकाला था। तो इसका ग्राफ अभी आपने रिसेंटली बनाया है तो उसको आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3। तो मैंने इसमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है और इस वाले में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है। ओके, अब देखो इसमें अनदर पॉइंट, अब मैं इसको ग्राफ को हटा देता हूं ताकि मैं कुछ पॉइंट्स और अच्छे से लिख सकूं। देखो फोर्थ पॉइंट को क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड। इसमें फोर्थ पॉइंट को क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका टी हाफ क्या आया था बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k आया था। इसको आप बॉक्स बना दीजिए। इसमें क्या आया था टी हाफ, इसमें टी हाफ कुछ ऐसे आया था 0.693 डिवाइड बाई के। इसी को आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये टी हाफ कैसे लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, मतलब इसमें क्या है ना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है। और इसमें क्या लिख सकते हो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 लिख सकते हो, मतलब इस पर क्या है ना ये डिपेंड्स नहीं करता है समझो, या इसको इंडिपेंडेंट लिख सकते हो और इंडिपेंडेंट। ओके, देखो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए। अब क्या ना इसमें एग्जांपल लिख लो। अब क्या ना कि जीरो ऑर्डर में कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बड़े फेमस है। बेटा कुछ ऐसे आप लिख सकते हो, इसमें आप क्या ना एग्जांपल लिख लीजिए। देखो इसमें भी क्या ना आप ग्राफ बना सकते हो। अगर टी हाफ वर्सेस ए नॉट का जब ग्राफ बनाओगे, आप थोड़ा सा इसमें कुछ मेंशन कर दिया जाए, तो इसका देखो टी हाफ वर्सेस के का जब ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, तो ये ग्राफ क्या आएगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और इसका भी जब बनाओगे तो ये 0.693 बाई के है, तो बेटा इसका भी जब ग्राफ बनाओगे तो टी हाफ वर्सेस के का, तो इसका भी क्या ना ओरिजिन से पास करेगा, टी हाफ वर्सेस के का। तो दोनों ग्राफ सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ना कि इसमें एग्जांपल ऐड कर लो। जीरो ऑर्डर में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, ये भी आपको पेपर में क्या ना कि डायरेक्ट एक नंबर का फैक्ट पूछता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो एग्जांपल नोट कर लेते हैं। इस ग्राफ को मैं हटा देता हूं। तो इसमें बेटा क्या ना, आप एग्जांपल नोट कर लो। देखो सबसे फेमस एग्जांपल इसमें ये आता है, एग्जांपल के तौर पे देखोगे H2 प्लस Cl2 और ये H न्यू सनलाइट है समझो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्वाइस HCl बनेगा। ये एग्जांपल आएगा आपके पास, आएगा जीरो ऑर्डर में। एक और इसमें एग्जांपल ऐड कर लो, बी एग्जांपल अमोनिया का डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, लैंग्वेज में लिखना डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। इसको क्या ना कि आप हिट कर दोगे ये टूटेगा कुछ ऐसे, N2 प्लस थ्राइस H2। तो देखो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड H2Cl2 का जो सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं जो ट्वाइस HCl बनता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर में बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या ना कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, क्या लिख सकते हो इसमें? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो जब H2O2 का डिकम्पोजिशन करोगे तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, ट्वाइस पानी प्लस N2 में प्लस O2 में टूटेगा। ओके, इसको बैलेंस कर लो। तो देखो 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे। चेक करो, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ से है और 2 यहाँ से है, सही है, बैलेंस है। ओके, एक और इसमें एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो ये आपके एनसीईआरटी में सबसे फेमस एग्जाम्पल है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का। और एनसीईआरटी में क्या ना, ये सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर का। तो इन दोनों को क्या ना मार्क कर दीजिएगा। इसमें आप दोनों को मार्क कर दीजिए, क्योंकि दोनों बार क्या ना एग्जाम में पूछा गया था। ये दोनों एग्जाम्पल क्या ना एग्जाम में सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो इसको आप ये लिख सकते हो, आस्क इन सीबीएसई। सीबीएसई में ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। और स्पेशली क्या ना ये N2O5 लिख लो। N2O5 का जब डिकम्पोजिशन करोगे तो बेटा कुछ ऐसे ही टूटेगा, NO2 में टूटेगा। इसमें टूटेगा NO2 में प्लस O2 में। इसको बैलेंस कर लो। तो क्या ना कि यहाँ पर आप 2 नाइट्रोजन लगाओगे। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो तो 2 नाइट्रोजन लगाओगे। तो स्पेशली क्या ना आप यहाँ पर 2 लगा दो तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लगा दो। चेक करो बैलेंस है, 2 2 जा 4 है, 5 2 जा 10 है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 2 10। ठीक है, बैलेंस है। इसमें बेटा एक और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लो। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके यानी जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप क्या ना कि बस इतना आप तैयार कर ले जाते हो, जीरो ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, फॉर्मूले क्या क्या आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो मैक्सिमम इस चैप्टर में क्या ना कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्या ना कि इसका एक मदर कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपको अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए।